हेलो बच्चों, आज हम एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वो प्रोसेस या मेथड की बात कर रहा है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं कि स्टार्टिंग फेज में जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट मतलब जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उस समय केवल ये देखा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम कैसे ले सकते हैं। आज भी वही टारगेट है। जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपका जो बेसिक पर्पस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का पर्पस होगा। तो जब आप प्रोडक्शन लेने की बात करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपके पास पीस ऑफ लैंड कितना है। जितना पीस ऑफ लैंड होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोडक्शन कवर कर पाएंगे। अब ऐसे में जब स्टार्टिंग फेज था तो पॉपुलेशन कम थी, लैंड ज़्यादा था। धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ गई और लैंड उतना ही है, क्योंकि लैंड स्टैग्नेंट है, जमीन स्टैग्नेंट है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग है, डे बाय डे वो बढ़ रही है। तो लैंड हमारी स्टैग्नेंट है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमें ये देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग फेज की जब हम बात कर रहे हैं वहां पर लैंड ज़्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, तो पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पा रही थी इजीली। लेकिन अब लैंड उतनी ही है, लिमिटेड है, लैंड कम नहीं हुई। अगर आप उस तरह देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ इरोजन बात करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हम लोग लैंड यूज प्रपोर्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कितना बैरन लैंड है, कितना फर्टाइल लैंड है, कितना अनफर्टाइल लैंड है, कितना है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उस हिसाब से फिर कैलकुलेशंस होने लगते हैं। तो जब आप लैंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरी जमीन को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जब आप कृषि की बात करेंगे तो कृषि तो केवल सीमित क्षेत्रों में ही संभव है, पूरे इलाके में तो हो नहीं सकती। जहां पर जमीन उर्वर होगी और जहां पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी पॉसिबल होगी वहीं पर होगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती चली जाती है, क्योंकि आपके पास जमीन का एक ही टुकड़ा है, आप बार 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 उसी पर खेती कर रहे हैं। जब साल में 3 बार आप उसी में लगातार फसल उगाएंगे और उसी में आप लगातार कीटनाशक डालते चले जाएंगे। पहले क्या था कि लोग ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में काउ डंग का यूज करते थे, गोबर का, और जो भी आपके ट्रेडिशनल वे में सूखी पत्ती हो गई या बाकी जो भी चीजें हो गई, ऐश हो गई, उसके माध्यम से वो लोग जमीन को उर्वर बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आते गए, हमारे जो गोल था वो ये होने लग गया कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के नाम पर जाते हैं तो फिर हम जो भी केमिकल्स हैं, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उन्हें यूटिलाइज करने लग जाते हैं। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी वजह से भी धीरे धीरे फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है, और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि जो पूरा का पूरा आपका लैंड है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है और हर जगह जमीन का सीमांकन होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र पर भी देखेंगे तो किन जगहों पर आवास है, किस जगह पर खेत है, किस जगह पर पट्टा है, किस जगह पर नजूल भूमि है, किस जगह पर आपका तालाबी रकबा है, तो हर एक चीज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होती है। वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसके द्वारा लगातार प्रयास जारी है कि उसका जिसे हम नक्शा नवीसी बोलते हैं, या भूलेख में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी डिटेल में, खसरा खतौनी जिसे बोला जाता है। तो वो जो डिटेल्स हैं, लैंड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं कि किसके पास उसकी ओनरशिप है, उन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, एक जगह, मतलब वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अब धीरे धीरे उन रिकॉर्ड्स को डिजिटलीकरण करने का काम चल रहा है कि धीरे धीरे आसानी से चीजों को पता किया जा सके। दूसरा ये है कि अक्सर जो जमीन को लेकर के विवाद रहता था वो क्यों रहता था, क्योंकि दो पार्टी हैं और उनको सही से अपना सीमांकन नहीं पता। जब यही चीजें डिजिटल हो जाएंगी, जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड कई साल पुराने हैं। मान लीजिए कि अगर मैं जाऊं और मेरे दादाजी के समय में
किसके नाम पर कितनी जमीन थी, वहां से मैं बंटवारा कराने की कोशिश करूं। तो फिर इसका मतलब जो रिकॉर्ड आएंगे वो कम से कम जाकर के आज से 40-50 साल पहले के होंगे। और वो जो रिकॉर्ड होंगे 50 साल 60 साल उतने पुराने जो रिकॉर्ड हैं, उसमें जब वो पेपर के फॉर्मेट में होता है, आप देखेंगे जो मैप बनता है वो कपड़े के फॉर्मेट में बनता है, तो वो अब इस्तेमाल लायक नहीं होगा, मिट चुका होगा, कट या फट गया होगा, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी डिजिटलीकरण का काम चल रहा है, तो इसीलिए जब भी लैंड से रिलेटेड कोई भी काम होता है, जब भी लैंड को ऑक्युपाई करना है, कोई भी काम आप करेंगे जमीन के ही ऊपर करेंगे ना। चाहे आपको नहर बनाना है, तो नहर में क्या दिक्कत आती है, नहर बनी हुई है, उसका सीमांकन है, लेकिन अगल बगल से लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, अब बीच की नहर तोड़ दी गई, किसी ने उसी में कुछ ऊपर से पुल टाइप बना दिया, तो उसमें पता चला कुछ हुआ। जहां तालाब है, तालाब में क्या है, अतिक्रमण कर दिया गया, पता चला लोगों ने तालाब के ऊपर ही घर बनवा के रखा है। और क्योंकि वही अवैध अतिक्रमण में आता है, जब तक फिर प्रशासन सक्रिय नहीं होगा, ऊपर से दबाव नहीं आएगा, तब तक उसे तोड़वाया नहीं जाता। तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो रहते हैं आराम से, और उन्हें कह सकते हैं या तो उनका दबाव होता है, प्रभुत्व होता है, या वर्चस्व होता है, वो उस जमीन पर रहते हैं। और उसकी वजह से ही सारी चीजों में परिवर्तन होता है। और लंबे समय से लैंड एक रिसोर्स रहा जो करप्शन का पार्ट रहा। एक तो है जो लोगों के पास प्रॉपर जमीन पे नाम चढ़ा हुआ है, तो वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन करप्शन का सोर्स क्यों हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड पे डायरेक्ट टैक्स इंपोज नहीं होता, वहां पर जो चीजें हैं, यहाँ पर लोग क्या है, इजिली जो जमीन है, जो उसकी वास्तविक कीमत है और जो उसका बाजार मूल्य है, उसमें अंतर आ जाता है। तो फिर वो कहीं ना कहीं एक सोर्स बन जाता है। वही सारी चीजें अगर डिजिटलीकरण के दायरे में आ जाएंगी तो चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। जो अक्सर डिस्प्यूट रहता है कि किसी कमजोर की जमीन ले ली या किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, वो सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। खैर, ये ग्रामीण क्षेत्र का विषय था। तो जब हम खेती की बात करेंगे, भाई आपको कुछ भी करना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, नहर बनाना है, तालाब बनाना है, या आपको पार्क बनाना है, कुछ भी करेंगे तो आप जमीन के ऊपर ही करेंगे। जमीन उतनी ही है, इवन घटी होगी, बढ़ नहीं सकती। घटी इसलिए है कि जहां पॉपुलेशन हो गई, जहां इंडस्ट्रीज हो गई, जहां शहर बसा दिए गए, वहां की जमीनें कम होती चली गई। और जब जमीन कम हो जाएगी तो वहां पर फिर दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, क्योंकि जहां पर जमीन कम हो गई आपकी, तो जो बाकी एक्टिविटीज हैं उनके लिए आपको जमीन की जो संख्या, मतलब जो मात्रा है, वो कम हो जाएगी। और टोटल जमीन आपके पास मान लीजिए अगर इतनी है और एक तरफ से इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, तो उससे भी सिकुड़ेगी। जो भी इलाका, जो भारत का निचला इलाका है, जो समुद्र के आसपास का है, वहां पर लगातार कटाव की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो जब हम लैंड की बात करते हैं, तो लैंड हमारे पास लिमिटेड है, उतना ही लैंड है, पहले भी उतना था, अभी भी इतना, इवन कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जब लगातार हम करेंगे एग्रीकल्चर, मतलब जो भी हम खेती करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। पहले क्या था, लैंड ज्यादा थी और पॉपुलेशन कम थी, तो पॉपुलेशन मूवमेंट कर लेती थी एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ खेती करो, एक बार करो, फिर छोड़ दो, दूसरे खेत में चले जाओ, वहां करो, फिर छोड़ दो, फिर तीसरे में चले जाओ, वहां करो, वहां छोड़ दो, फिर चौथे में चले जाओ। तो इस तरह से होता था, क्योंकि लैंड काफी ज्यादा थी। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं कि यहाँ से लेकर अगले 1,000 10,000 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं, तो अब आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अभी, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ घर बनाए, बगल में घर बनाए, बगल में, तो आपको एक एक चीज सीमांकन में है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा मन है मैं इस जमीन पे जाके अपना सामान रख दूंगा, क्योंकि अब पॉपुलेशन ज्यादा है, जमीन लिमिटेड है। और धीरे धीरे ये जो हमारा अपार्टमेंट का कल्चर आया, वो क्यों आया, अगर आप वही चीज अर्बनाइजेशन में देखेंगे कि जब शहर कोई भी होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे बड़े बड़े ग्राउंड फ्लोर के घर देखने को मिलते हैं। वो बड़े ग्राउंड फ्लोर के घर क्यों होते हैं, क्योंकि जनसंख्या कम है, जमीन ज्यादा है।
तो लोगों ने पता चला यहाँ से लेके वहां तक बड़े बड़े फ्लैट अपने मतलब फ्लैट नहीं, बड़े बड़े मकान बना के रखे हुए हैं। फिर जब धीरे धीरे वही जनसंख्या बढ़ना शुरू होती है तो वही मकान फिर सिमट के दो दो तीन तीन मंजिल के देखने को मिलेंगे। जैसे आप अगर कहीं कस्बे में जाएंगे तो आपको ज्यादातर ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा नहीं मिलेगा। गांव वगैरह में जाइए कि यहाँ से लेके वहां तक आपको पता चला बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि उस अकॉर्डिंग वहां पर जमीन है और वहां पर उसकी रेट नहीं है, प्राइस नहीं है। और वही जब आप शहर में आएंगे जो सेकेंड टीयर सिटी कह सकते हैं, वहां पर आपको दो दो तीन तीन मंजिल के मकान दिखेंगे। और फिर वही आप सेंट्रल कोर एरिया देखेंगे किसी सिटी का, या फिर ए सिटीज देखेंगे या टीयर वन सिटीज देखेंगे, तो वहां आपको अपार्टमेंट मिलेंगे, जिसे लोग गगनचुंबी इमारतें कहते हैं। बेसिक सी बात इतनी है कि एक सिटी डेवलप हुई, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क कल्चर ज़्यादा है, क्योंकि जो भी आपका इंडस्ट्रियल वर्क होगा सब वहीं होना है। तो फिर आपके पास मजबूरी है, वो देखने में आपको अच्छा लग सकता है कि 10 मंजिल की बिल्डिंग है, 20 मंजिल, 30 मंजिल, जो भी आप देख रहे हैं, वो जो बड़ी बड़ी मंजिलें आपको इमारतें दिख रही हैं, क्योंकि उस शहर में जनसंख्या ज़्यादा है और ज़मीन कम है। और ये जनसंख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उस जगह पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो आप चाहे गुड़गांव देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो जब भी आप ऐसी जगह पर देखेंगे तो जो भी इंडस्ट्रियल हब होगा वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने रोजगार के लिए जाते हैं, पलायन करते हैं अपने मूल जगह से। और जब भी वो पलायन करेंगे उस जगह पर, तो उस पलायन की वजह से वहां क्या, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां जनसंख्या बढ़ेगी। तो ऐसे शहरों में आपको घर कम दिखेंगे, यहाँ पर आपको अपार्टमेंट ज्यादा दिखेंगे, वहां आपको मकान नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस जमीन पर जिसके पास भी वो होल्ड कर रहा है, उसके पास नॉर्मल पर्सन से कम 5 या 10 गुना पैसा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन होल्ड करेगा और उसे ये पता है कि अगर मैंने इस जमीन को सेल कर दिया तो इसमें 10 मंजिला 15 मंजिला इमारत बन जाएगी, तो हर व्यक्ति जानबूझकर फिर सेल कर देता है। क्योंकि जैसे ही इमारत बनी 10 या 15 मंजिल की, तो आराम से उसमें आपको पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आदमी कहता है एक फ्लैट दो फ्लैट हमें दे दो, बाकी बना लो। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्यों होता है? कहीं पर कोई भी शहर का जो विकास क्रम है वो इस बात पर निर्भर नहीं है कि वो शहर की संरचना कैसी है, वो इस बात पर निर्भर है कि जनसंख्या कैसी है। इसीलिए डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर समय पे। जैसे बीच में एक प्रोग्राम चला था इसीलिए कि जनसंख्या को कम करेंगे, लेकिन देश में जबरदस्ती जनसंख्या कम नहीं की जा सकती। फिर उसी को जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं, कि अपनी जनसंख्या का इस ढंग से उपयोग करना कि अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी ली जा सके। क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी होगी तभी तो पर कैपिटा इनकम बनेगा, और उसी से फिर आपका नेशनल इनकम बनेगा, उसी से आपका टोटल जीडीपी बनेगा। मतलब देश का विकास तभी होगा जब देश की एक बड़ी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या में आती होगी, वर्किंग पॉपुलेशन में होगी। तो किसी शहर की संरचना इसलिए नहीं होती कि वो शहर वैसा है, उस शहर की संरचना इसलिए वैसी होती है क्योंकि उस शहर में अवसर ज्यादा हैं और जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। इसीलिए फिर वहां पे आपको स्लम एरिया डेवलप होते हुए मिलेंगे, छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेंगी, इस तरह की चीजें होती। तो हर एक प्रोसेस के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। जब भी आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीजन जरूर होगा, उसको पकड़िए। अगर हम कहें कि ये धीरे धीरे ये जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है ये पैटर्न बदल रहा है, तो ये पैटर्न नहीं बदल रहा, इसके पीछे की जो प्रोसेस है अगर आप उसे समझेंगे तो आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जब पहले खेती सिर्फ इस आधार पर होती थी कि अपना पेट पाल लिया जाए, तो तब क्या वजह थी? क्योंकि जमीन बहुत सारी थी, आज यहाँ करो अपना पेट भर लो, फिर अगली जगह चले जाओ फिर पेट भर लो। अब क्या है, जनसंख्या ज्यादा हो गई है, संसाधन कम हो गए हैं, तो अब धीरे धीरे फिर क्या होगा, इंटेंसिव फार्मिंग होगी। क्योंकि पहले जमीन ढेर सारी थी, यहाँ से लेके वहां तक जितने में खेती करना है कर लो, लेकिन अब जमीन सीमित है। तो सीमित जमीन में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, तो फिर वहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर आ जाएगा। और फिर जब इंटेंसिव से काम नहीं चलेगा तो फिर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रोसेस के तहत चीजें होती हैं। किसी भी देश में कोई बदलाव होता है तो वो रातों रात नहीं होता। किसी व्यक्ति में बदलाव हो, किसी समाज में बदलाव हो, किसी राष्ट्र में बदलाव हो, इन तीनों के पीछे प्रॉपर रीजन और प्रोसेस होते हैं।
कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी राष्ट्र हो, वो एक दिन में नहीं बदल सकता। उसके पीछे कोई एक रीजन होगा, आपको वो रीजन आइडेंटिफाई करना होगा। रीजन के साथ साथ एक प्रोसेस होगा। जैसे हम कहते हैं कि व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में धीरे धीरे विकास क्रम में उतार चढ़ाव होता है। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक ही माता पिता की दो संतानें एकदम अलग हो सकती हैं, एक ही शिक्षक से पढ़े हुए 1000 बच्चे एकदम अलग हो सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो व्यक्तित्व का विकास क्रम था, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फेज था, उसमें एक व्यक्ति ने अच्छी बातें रख ली तो उसने अपने पर्सनालिटी को अपग्रेड कर लिया। वहीं उसी टीचर से पढ़ने वाले किसी दूसरे बच्चे ने टीचर की नेगेटिव बातें रख ली, ये डांटता बहुत है, ये ऐसा करता है, ये टीचर ढंग से पढ़ाता नहीं है, बाकी टीचर अच्छे हैं, तो उसने नेगेटिव एनर्जी ग्रेस्प कर ली। तो अगर पॉजिटिव पकड़ा तो वो अपलिफ्ट हो गया, और अगर नेगेटिव पकड़ा तो वो डिमीन हो गया। तो दोनों अपनी ही चॉइसेस होती हैं। हमें कई बार लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने से हमें जो भी दिया जाए उसके बाद जो हम चुन रहे हैं वो चॉइसेस हमारी होती हैं। वो समझने वाली बात है। वही चीज समाज के साथ लागू होती है, वही चीज राष्ट्र के साथ लागू होती है। क्योंकि राष्ट्र में आप जितनी भी प्रक्रिया देखेंगे, हम तो केवल अभी एग्रीकल्चर पे हैं, आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, इंडस्ट्रीज ले लीजिए, फिर चाहे आप किसी तरह की जितनी भी आपकी क्रांति हुई, चाहे वो हरित क्रांति हो, पीली क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, उधर आप सारा सेक्शन ले लीजिए, तो हर एक चीज एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ आई है। जब आप उस प्रोसेस को समझेंगे तो फिर आप प्रो डिसीजन ले पाएंगे कि इसका प्रोसेस ये है, इसके आगे ये हम चीज लगा देंगे तो हम डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपने प्रोसेस नहीं समझा और आगे आप सोच रहे हैं आप प्रो डिसीजन लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि आपने प्रोसेस को नहीं समझा। अब वही चीजें मान लीजिए किसी व्यक्तित्व के विकास क्रम को आप सही से नहीं समझ पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो इसके बाद जो आगे की चीज होगी, जो प्रो डिसीजन होगा, वो कोलैप्स करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर, जैसे लोग कहते हैं नॉलेज कम्स विथ लिमिटेशंस, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज करने के बाद वर्कआउट करेगी कि नहीं, और वर्कआउट अगर नहीं करेगी तो फिर आपको आगे नहीं जाना चाहिए, फिर वहां पे रुकना होगा आपको। आप उसे ऐसे कह लीजिए कि मान लीजिए कि कुछ चीजें सोसाइटल एस्पेक्ट में एक्सेप्टेबल कभी नहीं होंगी। मान लीजिए घर बनाने का उदाहरण लेते हैं, और आपने एक सोसाइटी बनाई, ठीक, उस सोसाइटी में सारे एक कम्युनिटी के घर थे, और आपने मान लीजिए, आप चाहे हिंदू रखिए मुस्लिम रखिए, आप चाहे हिंदू रख लीजिए, और आपने बीचों बीच एक जाकर के चर्च या फिर मॉस्क बना दिया, तो क्या वो कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करेगी? सोच के देखिए कि अगर कोई, चारों तरफ आपने हिंदू कम्युनिटी के घर बनाए और बीच में आपने एक चर्च बना दिया, क्या वो कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करेगी? कभी भी नहीं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अंत में तोड़ दिया जाएगा। तो कुछ चीजें सोसाइटल एस्पेक्ट में जब तक एक्सेप्टेबल नहीं होंगी वो वर्कआउट नहीं करेंगी। वो एक अलग बात है कि एक समय तक आप बना लीजिए, एक समय तक रख लीजिए, चीजों को कर लीजिए, लेकिन वो वहां पर कोलैप्स होगी। तो हर एक प्रोसेस में आपको ये देखना होता है कि अब वही चीज है, फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, सोशली एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं। ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको भी देख करके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस के बिना कोई चीज नहीं आएगी। मान लीजिए पहले जमीन थी, ठीक, अब जमीन को इंसान ने पहले हाथ से खोदना शुरू किया और घास को हाथ से उखाड़ना शुरू किया। फिर उसे समझ में आया कि हाथ से मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसने आसपास कोई लकड़ी ढूंढी, लकड़ी से खोदना शुरू कर दिया। फिर उसे समझ में आया कि यार लकड़ी से और कुछ मजबूत देखते हैं, तो फिर उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, कोई खुरपी बना लेते हैं। खुरपी बना लिया। खुरपी से भी उसे लगा कि यार बहुत छोटा हिस्सा मैं खोद पा रहा हूँ, तो उसे और आगे लेकर के जाता हूँ। उसने धीरे धीरे कुदाल बनाई। कुदाल से जब उसने काम किया तो फिर उसे लगा कि यार एक बड़ा एरिया ऑफ लैंड में कैसे अपना ठीक कर सकता हूँ, उसमें मैं किसी भी चीज को बोना है तो मैं लगातार कैसे उसमें परिवर्तन लाऊं। तो उसे लगा कि यार ये भी नहीं काम कर रहा, तो उसने फिर दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, हल ले आते हैं। अब ये हल कहाँ से आया वो फिर आपको समझना पड़ेगा। मतलब जो आपके एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन आ गया तो चीजें खुल गई।
अब हम चीजों को बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में देख पा रहे हैं। तो जो वाइडर पर्सपेक्टिव की चीजें हैं वो अलग हैं। अब ऐसे में हल से भी काम नहीं बना तो फिर आपने क्या किया, धीरे धीरे अच्छा एक काम करते हैं बैल ले आते हैं, क्योंकि आपको पता चला कि अगर हल हम खुद चलाएंगे तो ह्यूमन पावर से ज्यादा दूर तक हम नहीं जाएंगे। तो आपने ह्यूमन पावर की वजह क्या कर दिया, आपने हल लगा मतलब बैल लगा दिया। अब उसमें भी लगा कि यार बैल लगाने के बाद भी उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा, फिर मशीन आ गई। मशीन में भी आपने ट्रैक्टर लगाया तो आपको लगा कि ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं। हल में केवल एक नोक थी, ट्रैक्टर में जो भी पीछे मशीन लगाएंगे उसमें काफी नोक रहेंगी, कम से कम 20 30 50, तो फिर आप एक बार में जमीन का बड़ा हिस्सा कर लेंगे। फिर धीरे धीरे होते होते इसी तरह आपका जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर था उससे घूम करके आप मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर पे आ गए। ये जो शिफ्टिंग थी ये एक दिन में नहीं थी, ये एक प्रोसेस से होते हुए धीरे 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 करते हुए आप यहाँ पर आए ट्रेडिशनल से। इसमें जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो फाइनेंशियली जब आपके लिए अवेलेबल होंगे, सोशली और कल्चरली जब वो आपके लिए ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज सोसाइटी के दायरे से बाहर जाकर के कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो सोसाइटी के पास है और जो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस है वो कल्चर से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सोसाइटी का एक्सेप्टेंस माने क्या, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस का मतलब है वो कल्चर से बनी हुई चीज, जो भी आपका कल्चरल डिमेंशन है वो आपका सोसाइटी के दायरे में आता है। और जो चीज आपके कल्चर से अपोजिट है उस चीज में सोसाइटी अपोज करेगी। जैसे लड़कियों की शिक्षा की बात की जाए, एक लंबा समय रहा, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। जब वो सड़क में जाती थी लोग गोबर फेंक देते थे, उनको पढ़ाने नहीं देते थे, मना किया जाता था, तरह तरह की ऐसी चीजें थी। जिन भी लोगों ने शिक्षा का लेके, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय से लेके जितने भी हमारे समाज में समाज सुधारक हुए, उनको विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब भी उन्होंने निर्णय लिया उस निर्णय से समाज का बड़ा वर्ग असंतुष्ट हुआ। वो जो असंतुष्टि का भाव था वो सिर्फ इस बात से आया कि तुम हमारी संस्कृति नहीं मान रहे, और संस्कृति जो है वो आपकी देश और काल के संदर्भ में होती है। मतलब संस्कृति माने क्या, आज जो चीज एक्सेप्टेबल है वो आज से 20 साल पहले नहीं थी, और आज जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है वो आज से 20 साल बाद एक्सेप्टेबल होगी। तो ये जो चीजें हैं 2025 में जो चीज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे वही चीज 2045 तक जाते जाते लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे, क्योंकि आज सोसाइटी का वो डायमेंशन उतना ओपन नहीं है। अगर 1990 की बात करें या हम और पीछे चले जाएं 1947, तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर के साक्षरता दर बहुत निम्न थी, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे एक समय आया जब पढ़ने दिया जाने लगा। आज भी कमोबेश स्थिति यह है कि अलग अलग टीयर 1 2 3 सिटीज के हिसाब से अलग अलग परिस्थिति है। कहीं थोड़ा भी नहीं पढ़ने दिया जाता, कहीं थोड़ा पढ़ने दिया जाता है, कहीं पर पूरी तरह पढ़ने दिया जाता है कि आपके पास फ्रीडम है। तो ये जो फ्रीडम वर्ड भी है, ये फ्रीडम वर्ड भी एक्चुअली में हमारी जो संस्कृति है वो डिसाइड कर रही है, क्योंकि संस्कृति से समाज है, समाज से फिर स्वतंत्रता है। वरना ये जो स्वतंत्रता शब्द है कहाँ से आया, क्या मैं स्वतंत्र हूं अपने मन की करने के लिए? अब अगर कह दिया जाए कि एक लड़के होने के नाते आप फिर भी एक हद तक अपने पहनावे को लेकर स्वतंत्र होते हैं, अगर एक लड़की को एक टीयर 3 सिटी में और जो टीयर 1 सिटी में, दोनों सिटीज में जो पहनावे का अंतर है, 1 सिटी वाले कपड़े अगर आप 3 सिटी के व्यक्ति को पहना देंगे तो लोगों का अपोजिशन होगा, लोग अपोज करेंगे उस चीज को लेकर। फर्क क्या है, यहाँ की सोसाइटी मतलब जो आसपास की चीज है वो उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बस यही डिफरेंस आता है कहीं पर भी, और यही संस्कृति जिसे हम कहते हैं वर्तमान में संक्रमण के काल से गुजर रही है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज। और वो आपका वेस्टर्न की तरफ से इन्फ्लुएंस हो सकता है और दूसरी तरफ हमारी तरफ है, जो भी लोग भक्ति में, धर्म में, विभिन्न संप्रदाय में, हिंदुत्व में, सनातन में, वो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि भारत की संस्कृति बची रहे।
दूसरी तरफ का जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जो बाहर से आ रहा है। इन्हीं दोनों के बीच में आपस में तालमेल या कोलैप्स की स्थिति देखने को मिलती है। तो जब हम इक्विपमेंट्स की बात भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो वहां पर भी पहले कल्चर वर्ड आता है, उसके बाद हमारा सोसाइटी वर्ड आता है, और उसी हिसाब से धीरे धीरे इक्विपमेंट्स में बदलाव देखने को मिलता है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की ज्यादा बड़ी जनसंख्या कृषि पर आज भी आश्रित है। लगभग लगभग जो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगी हुई। और जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। उसका रीजन ये है कि जितना भी हमारा कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, जो भी हमारा अनाज है, जो भी खाद्यान्न है, वो सब का सब हमें कहाँ से मिलता है? यहीं से हमारे पास आता है, जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं। और इसी फूड ग्रेन्स की वजह से हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, चाहे वो चावल को लेके हो, चाहे वो दाल को लेके हो, या किसी भी चीज को लेके हो। पहले लोग सामान्य तौर पर चक्की तक जाना, अभी अभी फिर वही बात आ गई कि जैसे एक समय था कि सिर्फ इस बात को लेकर के क्रांति हो गई थी कि जो कारतूस है उसमें जो जो उसका जो पिछला हिस्सा मुंह से छीला जाता है उसमें चर्बी थी, तो इसका मतलब धर्म भ्रष्ट हुआ। ये पूरी क्रांति का आधार क्या था? सिर्फ एक था कि उनकी संस्कृति को आहत किया गया, उससे पूरा समाज उद्वेलित हुआ और वहां से फिर क्रांति आ गई। तो इसीलिए ये एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर आप आटे की ही बात करें तो एक समय था कि लोग चक्की से ज्यादा बाहर का आटा नहीं खाते थे, या बाहर का जो पैक आटा आता था उसे लोग खाने से डिनाई करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, कल्चर बदला, चीजें बदली, लोगों का जो डे टू डे लाइफ में उतनी मेहनत करने की क्षमता थी अब वो नहीं रही। पहले क्या था कि आप अपने घर में ही, पता चला गेहूं आ रहा है, लोगों के पास अपनी ही चक्की छोटी वाली, वो जो गोल गोल पीसने वाली होती थी, उसी से लोग पीस के अपना आटा लेके उसी से काम चलाते थे। जब ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा था, अब हम धीरे धीरे बदलाव में आ गए, तो अब हर चीज पैकेट में धीरे धीरे होते हुए आ गई आपके पास। क्यों? क्योंकि पीछे कंपनीज हैं, उसका भी प्रोसेस समझेंगे तो वो अपने बेनिफिट ओरिएंटेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो आपकी जरूरत के लिए नहीं बना रहे हैं। कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि कोई चीज हमें खरीदनी है तो 1 रुपए के पाउच से लेके फिर आप चाहे जितने बड़े डेनोमिनेशन तक चले जाएं रुपी के, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। वो बनाई इस ढंग से गई है कि हर एक सेक्शन, हर एक क्लास के हिसाब से पूरी पैकिंग प्रोवाइड की गई है। तो वो उस प्रोसेस को ट्रेस कर रहे हैं। जितनी भी एमएनसीज इंडिया में हैं, वो पूरी कल्चर को, पूरे सोसाइटी को, पूरे के पूरे आपके जो भी आपका कल्चरल एस्पेक्ट है उस पर कंट्रोल करके तब किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लिच क्या हो जाता है कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनका आर&डी बहुत अच्छा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो हमारी भारतीय कंपनियों से आगे निकल जाती हैं और वो उस हिसाब से सारी चीजों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर लेती हैं। वो चाहे आपका, अगर आप किसी शॉप में भी खड़े हो जाएं तो आपको आधी से ज्यादा चॉकलेट्स, आधे से ज्यादा बिस्किट्स, आधे से ज्यादा आपके जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स या जितनी भी चीजें आप देखेंगे आसपास, आप पाएंगे कि ज्यादातर चीजें बाहर की हैं। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी है, वो यहाँ पर नहीं आ रही है, बाहर जा रही है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ जो कि ग्रोसरी का आइटम्स है, और फिर बाकी लेवल के कॉमर्शियलाइजेशन देखेंगे तो उन्होंने ये तक ट्रेस कर लिया है कि किस जोन में रहने वाला पर्सन, जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ये तक ट्रेस कर लेते हैं कि किस जोन में, मतलब जोन से मतलब जो टाइम जोन है हमारा, कि किस एरिया में, किस इक्वेटर के हिसाब से या किस जगह पर किस तरह के लोग हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो सारे क्लोथिंग बनाने का काम करते हैं और इस हिसाब से चीजें काम करती हैं। तो बेसिकली हमें जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो यहीं से देखने को मिलता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे। अभी जो चीज समझाई कि धीरे धीरे चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। हमें लगता है खेती तो सिर्फ खेती है, जाओ जमीन पे कुछ ना कुछ खोदो, थोड़ा बहुत सामान डालो और लेकर के चले आओ, हो गया पैदावार, ऐसी तो होती है।
अगर एक किसान के जीवन पे प्रॉपर से ध्यान देना आप शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा कठिन जीवन किसान का है। और समस्या ये है कि इंडिया अभी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी की तरफ नहीं आ पाया, प्राइमरी से सीधे टर्शियरी में खिसक गया, प्राथमिक से तृतीयक में निकल गया। और चाइना जैसी कंट्रीज जिनकी ग्रोथ ज्यादा है उन्होंने सेकेंडरी पे कब्जा किया, मतलब जिन्हें ये चीज पता थी उन्होंने ज्यादा अपना जो जोर था वो सेकेंडरी में लगाया। इसीलिए आज आप चाइना का प्रोडक्ट जब मार्केट में देखते हैं तो उन्होंने क्या किया है, फिर वही बात मैं समझा रहा हूँ कि किसी चीज के पीछे के प्रोसेस को देखिए कि अगर इसके पीछे ज्यादा लोग जा रहे हैं तो क्या रीजन है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या वजह है, कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं अगर कोई चीज कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये खास है तो उनके खासियत कुछ तो होगी, या ये प्रोडक्ट खास है तो कुछ तो खासियत होगी। अब वो एक अलग बात है कि लोग सनक में भी चलते हैं, थोड़ा कोई किसी का ब्रांड हो गया तो लोग ब्रांड की सनक रख लेते हैं, तो वो सनक भी ब्रांड की नहीं है वो सनक औरों से अलग दिखने की है। ब्रांड बेसिकली आपको औरों से अलग दिखाने का काम करता है। जो भी कपड़े का ब्रांड हो, गाड़ी का ब्रांड हो, मोबाइल का, मतलब जो भी चीजें ब्रांड, कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि कुछ फीचर्स अलग मिल रहे हैं और तब आप वहां जा रहे हैं तो फिर वो वैल्यूएबल है। लेकिन आपको कहीं फीचर्स नहीं मिल रहे, आपको एज इट इज चीज मिल रही है और लेकिन फिर भी आप उस डोमेन में जा रहे हैं तो फिर वहां पे कुछ या तो आपने कुछ बना लिया है या वहां कुछ है, दो ही बात हो सकती है। और अमूमन नहीं होती लेकिन हम उसे स्टेटस सिंबल से कैलकुलेट कर देते हैं। तो खैर वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। तो जब भी हम एग्रीकल्चर के टर्म्स में बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो जो भी कंपनीज हैं उन्होंने इवन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी जो ऑक्युपाई कर रही हैं कंपनीज, वो सब की सब बड़ी कंपनीज। किसान के हाथ में तो सिर्फ इतना आता है, किसान ने तो 10 रुपए किलो आलू बेचा, दूसरी कंपनी ने उस आलू का चिप्स बनाया, हवा डाली, पैकेट बनाया, उठा के ऐसे मार्केट में दे दिया। तो जिस व्यक्ति ने मेहनत की उसके हाथ में पैसा नहीं गया। हमेशा ध्यान रखिएगा पैसा बिचौलिए के हाथ में जाता है। अब इस टर्म को अच्छे से समझिएगा, जिसे हम कभी कभी खराब शब्द में दलाल कहते हैं, कभी मीडिएटर कह सकते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो बिचौलिए के हाथ में पैसा क्यों जाता है? पहले क्या था, जमींदारों के हाथ में पैसा था, क्योंकि किसानों से पैसा लिया और वो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया मारपीट की जो भी करके, शोषण करके, और फिर उन्हीं जमींदारों ने अंग्रेजों को पैसा दिया। तो जो बीच में था उसका फायदा ज्यादा था। आज भी स्थिति कमोबेश वही है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है, किसान का जीवन सबसे कठिन क्यों है? पहली चीज, वहां पर प्रछन्न बेरोजगारी ज्यादा है, मतलब जमीन एक है उसमें वो 2 लोगों से काम करने की ज्यादा की क्षमता नहीं है, लेकिन उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। तो जो काम 2 लोग कर सकते थे उसको 5 लोग कर रहे हैं, तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा आए वो फिर कहाँ जाएंगे? और क्योंकि अभी वही चीज मैंने बताया कि हम प्राइमरी से टर्शियरी में चले गए, सेकेंडरी में नहीं आए। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि केस स्टडीज वगैरह लेके आए कि चाइना ने डेवलपमेंट कैसे किया, उनकी ग्रोथ हमसे ज्यादा क्यों है, किस कंट्री का स्कूल का मॉडल सबसे ज्यादा अच्छा है, कहाँ की इंडस्ट्रीज अच्छी हैं, किसका डेवलपमेंट ज्यादा है, किसने पैसा ज्यादा कमाया, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में किस कंट्रीज के पास है। तो हम कोशिश करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें हम अपनी तरफ से, तो फिर वो चीजें हम प्रोवाइड करवा पाए। अब जैसे हम चाइना की बात करते हैं, चाइना क्यों जीत जाता है? उसने हर एक प्रोडक्ट को सस्ते में अवेलेबल करा दिया है। हमें फिर प्रोसेस के पीछे जाना पड़ेगा। जब हम फ्रंट से थोड़ा बैक में जाकर के देखेंगे चीजें तो हमको समझ में आएगी। अब वहां पर क्या है, चाइना ने 5 रुपए की कार हो, 5 रुपए की बॉल हो, जो चीज इंडियन मार्केट में बनी है उसका प्राइस अगर 100 रुपए है तो वो चीज चाइना के मार्केट में बनी हुई है उसका प्राइस 50, 60, 70, 80 होगा, मैक्स टू मैक्स 80 होगा या 50 होगा। तो जब एक व्यक्ति मार्केट में निकलता है तो वो अपनी क्रय क्षमता, अपनी खरीदने की क्षमता के हिसाब से लेकर के आता है। अब आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, एक आइटम आपको 50 में मिल रहा है, 50 रुपए में, दूसरा आपको 100 रुपए में, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपका दिमाग अपनी जेब के अनुसार 50 रुपए में जाएगा, 100 रुपए में नहीं। तो यही चीज चाइना ने समझ लिया। और चाइना 50 में क्यों दे पा रहा है? क्योंकि उसने बड़ी बड़ी कंपनीज एस्टेब्लिश करके लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन निकालना शुरू कर दिया।
जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे तो फिर वही चीज जो आपकी क्वांटिटी में बढ़ेगी तो उसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी, और जब प्राइसिंग कम है तो मार्केट में उतार देते हैं। दूसरा उन्होंने ये टेक्निक लगाई कि हर एक छोटी छोटी जरूरत की चीज को आइडेंटिफाई करो। वो ऐसे नहीं काम करते, उन्होंने हर एक छोटी छोटी जरूरत की चीज को आइडेंटिफाई किया कि अगर सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक एक व्यक्ति को किस किस चीज की जरूरत है सब बनाओ। उन्होंने इस पे दिमाग लगाया। तो अगर आपको छतरी से लेके, आपको रेनकोट से लेकर के, आपको कोई छोटा सा टूल हो, इवन आपको ब्रश टांगने के लिए हुक भी चाहिए, तो वो भी आपको 5-10 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उन्होंने हर एक चीज को बहुत बारीकी से नोटिस किया और हर एक चीज को बना करके प्रोड्यूस करके मार्केट में उतार दिया। यही रीजन था कि वो लोग अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाए और मार्केट्स में कब्जा कर पाए। और वो ये समझ गए थे कि हमारे बगल में इंडिया है, इसके पास बड़ा मार्केट है। और दूसरा, जो भी हमारी बाहर की कंपनीज हैं उन्होंने भी ये देख लिया था कि इंडिया में मार्केट बड़ा है, लेबर चीप है, और जब चीप लेबर है तो वो आसानी से अपना काम करा के निकल जाते हैं। तो वो पैसा क्या है, यहाँ से आउटफ्लो होने लगता है। अब मान लीजिए इधर से बड़ी कंपनीज का निकल रहा है, इधर से छोटी चीजों का निकल रहा है, तो जो इंडिया का मार्केट है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी आउटफ्लो हो रही है। उसका यही रीजन है। अब उसको चेंज करने का सिर्फ एक रास्ता है कि प्रतिस्थापन, सब्सटीट्यूट। हर एक चीज को फाइंड आउट किया जाए, रिसर्च किया जाए, उसका सब्सटीट्यूट डेवलप किया जाए, और वो सब्सटीट्यूट जैसे जैसे बनता चला जाएगा चीजें अपने आप बदलती चली जाएंगी। इसी हिसाब से चीजें काम करती हैं। एग्रीकल्चर ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पुराने समय से जब हमारा अपना पेट भरने लगा तो फिर हमने खाद्यान्न को बेचना शुरू किया, और जिस जिस हिसाब से हमने बेचना शुरू किया उस हिसाब से हमें बेनिफिट मिलने लगा। इन सालों में जो कल्टीवेशन मेथड्स है वो बदला है धीरे धीरे। कैसे? फिजिकल, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, धीरे धीरे जो भी बदलाव आपको देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट या इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता है। उस बदलाव के लिए पूरी एक प्रक्रिया लगती है, उस प्रक्रिया के बाद कोई भी चीज बदल के आ पाती है, तब जाकर के ऐसी चीज होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल इन्वायरमेंट की, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्यों है, कहां पर किस तरह की चीजें यूटिलाइज हो पाएंगी, फिजिकल इन्वायरमेंट इसलिए जरूरी होता है। आप ऐसा नहीं है कि चावल कहीं भी ले जाकर ऐसे छींट देंगे तो हो जाएगा, कि धान आपने कहीं भी लगा दिया, गेहूं कहीं भी लगा दिया, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, कहीं भी कुछ भी नहीं लगाया जा सकता। वो अब फिर यहाँ पे आइएगा, थोड़ा हम प्रोसेस को पकड़ेंगे। हम नहीं तय कर रहे हैं कि किस जगह क्या पैदावार होगी, कौन सी फसल उगाई जाएगी, हम नहीं तय कर रहे हैं, बल्कि नेचर, मदर अर्थ, इन्वायरमेंट ये तय कर रहे हैं कि हम कहां पर क्या उगा सकते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल वहां पर बीज डाल के देख रहे हैं कि भैया उग गया, अच्छा यही वाली जगह, अब यहाँ पे अगली बार से यही उगाएंगे। हमारे हाथ में नहीं है कि हम कल को सोचें कि ये फसल अगर यूपी में होती है तो हम उठाकर लेकर के जाएंगे एमपी में लगा देंगे। हर जगह की अलग अलग मिट्टी है, और वो मिट्टी ज्योग्राफिकल कंडीशन से है, हमारे हाथ में नहीं है। तो कौन सी फसल किस जगह पर उगेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, वो है प्रोसेस के हाथ में, कि जहां पर जिस तरह की मिट्टी है, जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह का आपका क्लाइमेट है, उस हिसाब से वो फसल वहां पर होगी। तो जब फिजिकल बात आती है इन्वायरमेंट की, तो एग्रीकल्चर में अब जो बर्फीला इलाका है वहां अलग होगी, जहां पथरीला इलाका है वहां अलग होगी, जहां मरुस्थली इलाका है वहां अलग होगा, जहां कश्मीर जैसा इलाका है वहां चीजें अलग होंगी। तो हर जगह चीजें अलग 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 देखने को मिलती हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और जब हम बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट की, तो फिजिकल इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में हमारा मेथड भी होता है, क्योंकि जो भी सरफेस है
उस सरफेस पे वही इक्विपमेंट काम करेगा जिस हिसाब का आपका सरफेस होगा, तो उसी हिसाब से फिर हमारा काम होता है। तो इसीलिए फिजिकल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। अगेन टेक्नोलॉजिकल, जैसी आपकी जगह है वैसी आपकी टेक्नोलॉजी होगी। एक जगह की मिट्टी मुलायम है, एक जगह की खुरदुरी है, एक जगह के हालात बुरे हैं, तो मतलब हालात बुरे इन द कंटेक्स्ट ऑफ वहां की मिट्टी काफी टाइट है, मतलब टाइट इन द सेंस ये है कि आपस में इंटैक्ट है, तब उसको खोद पाना आसान नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको दूसरे तरीके यूटिलाइज करेंगे। तो हर जगह जो इक्विपमेंट यूटिलाइज होंगे वो वहां की फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कहां पर, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी मैंने इतनी देर से यही बताया था कि क्या चीज आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है वो डिपेंड करेगा आपके कल्चर के हिसाब से। अभी यही चीज मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अब आप इस सोशियो कल्चर को डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में ले सकते हैं। अब मान लीजिए भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चीजें फिर भी सेक्युलर हैं या कुछ भी हैं। अब मान लीजिए आप अफगानिस्तान में रहते हैं, ठीक है 5 मिनट के लिए आपको अफगानिस्तान पहुंचा देते हैं। अगर आप अफगानिस्तान में रहते हैं और वहां पर जाकर के आप आराम से बैठ के पूजा करने लगते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आपको मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो कल्चर अपना रहे हैं जो वहां की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये तो अच्छा है कि हम भारत में पैदा हुए, थोड़े इधर उधर हो जाते तो पाकिस्तान या बांग्लादेश में गिरते। सही जगह पैदा हुए हैं कुल मिला के। तो सोशियो कल्चर का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई चीज कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है वो हिस्सा सोसाइटी फिर तय करती है। कल्चर तो सिर्फ ये तय करता है कि आप क्या कर सकते, मतलब आपके पास क्या प्रैक्टिसेस हैं ये कल्चर तय करता है। जब आप तय प्रैक्टिसेस से अलग प्रैक्टिसेस को अपनाने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी वहां प्रतिरोध पैदा कर देता है। ये होता है जब भी आप कहेंगे समाज से विरोध होने लगा। जैसे मैरिज के कंटेक्स्ट में एक प्रॉपर नॉर्म्स बने हुए हैं, फिर अगर आप उस नॉर्म्स से बाहर जाते हैं तो फिर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बना दिया तो आप भले कहें कि हम करना चाहते हैं, द डे यू गो बियॉन्ड योर कास्ट तो वहां पर क्या होगा, आपने अपनी कल्चर को बाईपास किया, सोसाइटी खड़ी हो जाएगी, कहेगी हम विरोध करेंगे। और उसी में अगर आपने भाग के शादी कर ली, मतलब कोई करना मत एग्जाम्पल है, किसी ने भाग के शादी कर ली तो फिर वहां समाज खड़ा हो जाएगा। क्यों? वो कह रहा है कल्चर, कल्चर क्या है, विधि विधान से वो काम होना चाहिए। अगर वही चीज आप विधि विधान, दोनों में परिणाम सेम आ रहे हैं, दो लोग साथ रह रहे हैं एज अ कपल, दोनों में परिणाम सेम आ रहे हैं, लेकिन कल्चर का एक्सेप्टेंस होने की वजह से ही सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। बस यही डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। ये चीज आपको पता चल गई तो चीजें बदल जाती हैं। और इसीलिए एग्रीकल्चर की भी बात है, जहां जैसा कल्चर वैसी सोसाइटी के हिसाब से ही वहां पर एक्सेप्टेंस मिलता है। बाकी जैसे कल्चर के अकॉर्डिंग, या मान लीजिए आप अफीम की खेती नहीं कर सकते, सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि कल को आप गांजे के पीछे पड़ जाएं या फिर कुछ भी ऐसा नशीला पदार्थ आप नहीं देख सकते, मतलब उसमें समाज के अपने दायरे हैं, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। और जब संस्कृति और समाज आपको नहीं रोक पाते तो कौन आता है, तब आता है कानून, लॉ आता है कि भाई संस्कृति के बाहर जाके काम कर रहा है, समाज रोकेगा कि तुम गलत हो। जब आप समाज से नहीं मानेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, उठ के कानून के पास जाएंगे, फिर लॉ आके खड़ा होगा, वो कहेगा कि हमारे कस्टम्स ये हैं, प्रैक्टिसेस ये हैं, चीजें ये हैं, ऐसे हैं, इसके अकॉर्डिंग होगा। हमारे लॉ में भी इसीलिए प्रॉपर चीजों के विधि विधान के साथ है, ऐसा नहीं है कि उनको बाहर किया गया है, चाहे वो हिंदू मैरिज हो, मुस्लिम मैरिज हो या जो भी हो। तो जो भी फार्मिंग का तरीका है वो सब्सिडेंस से कॉमर्शियल के बीच में है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में फिर हम देखेंगे सब्सिस्टेंस से कैसे हम धीरे धीरे कॉमर्शियल की तरफ गए, कैसे हमें चीजों में बदलाव करना था, कैसे हम आगे को जाकर के चीजें बदल सकते हैं। और बदलाव का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी जरूरतें बदलती चली जाती हैं वैसे वैसे चीजें लगातार बदलती चली जाती हैं उसी के हिसाब से। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस से
सीधे कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर की। थैंक यू वेरी मच।